नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट। आप सब लोग देख रहे हैं हमारे लेक्स सुप्रीमा लॉ ऑफिस का यूट्यूब चैनल पे। हमारा ऑफिस कनॉट प्लेस में है। आज मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, जिसका मैंने एक हफ्ते पहले एक पोस्टर रिलीज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स टेक्निकल थे जिसकी वजह से वो वीडियो रिलीज नहीं हो पाई। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि आज लाइव ही हो जाए सेशन। तो ये इनका नाम है एडवोकेट राजकिशोर प्रसाद कुशवाहा। ये मेरे सगे मामा भी हैं एकलौते। और इनकी जो स्टोरी है, अभी झारखंड में कुछ 2-3 हफ्ते पहले एपीओ का रिजल्ट आया है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। और उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स होती हैं इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपीरियंस एंड एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको जो है डेजिग्नेशन पोस्ट पे अलॉटमेंट अपॉइंटमेंट होती है। तो हो सकता है इनको अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सेशन कोर्ट में ही अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो हम इनसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज है कि क्यों हम इनके साथ सेशन कर रहे हैं अपने मामा के साथ, वो ये है कि जैसे हम लोग बच्चे देखते हैं कि बहुत हम लोग देखते हैं 1 बार 2 बार 4 बार ट्राई किया किसी एग्जाम के लिए, फिर किसी भी अचीवमेंट के लिए, तो नहीं हुआ तो हम लोग हार मानते हैं, छोड़ देते हैं, और ऐसा ऐसा होता है। इनकी स्टोरी से स्टार्ट करने से पहले बस छोटा सा एक क्वेश्चन पहले मैं ये पूछूंगा कि जैसे ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह झारखंड में है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है सिमरिया, जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जो मेरे मामा का घर भी है। तो उनसे पहले ये पूछूंगा कि इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मामा जी का क्या है और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो आप ये बताइए सबसे पहले कि आपको एडवोकेसी में कहाँ से इंटरेस्ट आया और क्यों आया, क्या रीजन था जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया एडवोकेट? क्योंकि मुझे जो जिसने प्रॉम्प्ट किया वो ये किताब है जिसकी वजह से इतना पैशनेट हुआ और मैं वकील बना। और इनको कहाँ से आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गुलाम भारत में ज़मींदार थे और आज़ाद भारत में वो आजीवन मुखिया रहे। और मेरे पिताजी की मृत्यु तब हो गई जब मैं 3 साल का था। मुझे अपने पिताजी का चेहरा भी याद नहीं है। मेरी माताजी ने मुझे गांव के ही विद्यालय में 5वीं तक पढ़ाया, 6ठी तक। उसके बाद फिर अपने गांव के बगल में गांव है, वहां पर मैं मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद गिरिडीह कॉलेज में इंटर के लिए एडमिशन लिया। तो एडमिशन फिर लेने के बाद मैं गिरिडीह कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो मेरा एक मित्र है, उनका नाम है विनय शर्मा। उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे, मेरा पिताजी तो एडवोकेट है, मैं एडवोकेसी में जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे? तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया, बोला कि देखो एडवोकेसी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो जीवन भर तुमको कमाई का जरिया बन जाएगा। तो मैंने उनके कहने पर न सही, मुझे एडवोकेसी में आने का मेरा मुख्य कारण ये था कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद हमारी जो ज़मीन और जायदादें थी, उन सारे ज़मीन जायदाद को लोग छीनने का काम करने लगे। तो मैंने सोचा कि एडवोकेसी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम शान शौकत से रह सकते हैं। और एडवोकेसी तो वैसे भी रॉयल प्रोफेशन है ही, ये तो जमींदारों का, राजाओं का ही था। आप तो इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना ताकि हमारा प्रॉपर्टी का रक्षा हो सके, मेरा स्वाभिमान का रक्षा हो सके, मैं अपने पूर्वजों का मान मर्यादा रख सकूं, इसलिए मैंने एडवोकेसी को चुना। वही क्वेश्चन मैं पूछना भूल गया, लेकिन आंसर आपने दे दिया कि इस छोटे से गांव में, उस जिले में जहाँ पे किसी को इतना नॉलेज उस जमाने में नहीं होती थी कि क्या पढ़ाई होती है, क्या एडवोकेसी, क्या एलएलबी, क्या कुछ, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं 8वीं 6ठी 7वीं, उसके बाद बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि परिवार की स्थितियाँ वैसी होती है। तो आपने बताया कि क्योंकि आप, मुझे पता नहीं कहाँ से, मुझे तो लगता है कि शायद एक आध मूवी तो कभी देखी होगी वकील वाली, जिसमें देखा हो कि वकील होता है ये चीज़। तो उसके बाद आपने देखा कि आपके, क्योंकि पापा भी जी मुखिया थे, जिनका भी बहुत लंबा हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, उनमें कोर्ट का प्रोसेस होता रहता था, नोटिस आता था कोर्ट से, तो कभी कुछ, तो उससे वास्ते आप, मुझे लगता है जानकारी रहती थी। उसके बाद आपको मोटिवेट हुआ क्योंकि आपकी सारी जमीन, क्योंकि आपके पापा तो बहुत छोटे में चले गए थे, तो मम्मी भी छोटी थी, तो जमीन और आपके रिश्तेदारों वाले ने कब्जा कर लिया था, बहुत सारी चीजें थी। तो वो मेन चीज है जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया कि आप अगर वकील बन जाएंगे तो ये सब जो अत्याचार आपकी फैमिली के ऊपर हो रहा है, पिछले जो भी चीजें हैं, उनको मतलब इसी चीज से आप खत्म कर सकते हो, इसलिए आपने लॉ किया। ठीक है, उसके बाद ये लॉ आपने 2000, मुझे लगता है 2000 किस में किया था आपने? मेरा सेशन 2005 से 8 में था। ग्रेजुएशन मेरी 2003 में हुई, 2005 से 8 का सेशन था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि
2005 में मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बने, वो दिल्ली में ही रहे अपने बच्चों के साथ। मेरी माँ की हार्दिक इच्छा यही थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित करके दिल्ली भेजा पढ़ाई करने के लिए। तो 5 से 8 का मेरा सेशन था। 2006 में 18 अक्टूबर को मेरा LLB फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर था। उसी दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई। वो कैंसर पीड़ित थी। तो हुआ क्या कि 2006 में हमारा जब सेकेंड पेपर बंद हो गया, तो उसके बाद फिर हमारा सेशन लेट हो गया, फिर 6 से 9 में चला गया। 9 में मैं ग्रेजुएट हुआ, लॉ ग्रेजुएट। दिसंबर में रिजल्ट आया। फिर मार्च 17 2010 को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एज एन एडवोकेट मैं अपना एनरोलमेंट कराया, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में एडमिशन, दिल्ली हाई कोर्ट में फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। अच्छा, तो आपसे अब दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा, जैसे जो नए बच्चे अभी लॉ करने के बाद बहुत अपने आप को, जैसे मेरे भी बैच की अगर लेता हूँ, मैं 2021 दिसंबर बैच का हूँ लॉ फैकल्टी से, तो मेरे भी जो बैचमेट्स हैं वो बच्चे अभी तक बहुत परेशान है कि यार हम क्या करें, कैसे अर्निंग करें, कैसे अपना गुजारा चलाएं। तो थोड़ा बहुत मेरे से भी मोटिवेट होते हैं और मैं भी करता हूँ, क्योंकि बहुत पैशनेट था। और यही बुक देख रहे हो मेरे हाथ में, जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं में था तो इस बुक को पढ़ता था अपनी किताबों को छोड़ के। तो ये मेरा इतना पैशन था लॉ के लिए। तो अब ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने फिर 2000 मान लो कि 11 या 12 से आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी होगी, तो पहले तो आपने बहुत स्ट्रगल देखा होगा लाइफ में कि पहले तो स्टार्टिंग में जूनियर लॉयर्स को मतलब इधर उधर काम कराते हैं, कुछ इधर उधर भगाते हैं, सीनियर लॉयर्स लेकर के पे भी नहीं करते हैं, बहुत सारे रीजन से। इसको लेकर के भी लेक्स सुप्रीमा ने एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट पास किया था। सारे सीनियर एडवोकेट्स को हमारे जूनियर लोगों को देखने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या फेज था आपका लाइफ का जब आपने नया नया स्टार्ट किया था एडवोकेसी? देखो, ऐसा है कि जब मैं 2010 में एनरोलमेंट कराया, एनरोलमेंट कराने के समय में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी श्री मुरारी तिवारी जी थे। मैं आज भी उनका कृपा पात्र हूँ, और मुझे वो छोटा भाई के जैसा प्रतिष्ठा भी देते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मेरी रही। मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कार्ड लो और मैं पॉकेट मनी का मैं तेरा व्यवस्था करता हूँ, तुम बिहार से हो। तो उन्होंने मुझे एडवोकेट शशि शंकर के पास भेजा। L2 LC 70 लाजपत नगर 2 में उनका चैम्बर है। उन्होंने फ़ोन नंबर दे करके मुझे भेजा। मैं उनके पास गया तो सर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे पॉकेट मनी देने का काम किया और उन्होंने मुझे सहारा दिया। इसलिए मेरे जीवन में मुरारी तिवारी जी और शशि शंकर जी, ये दोनों बहुत अहम स्थान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल्ली में एडवोकेसी के साथ साथ एडवोकेसी में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस चीज़ के लिए हमें उन्होंने रास्ता दिखलाया। और उन्हीं के कृपा बदौलत आज मैं जो भी अपने जीवन में कुछ कर पाया एडवोकेसी की लाइन में, तो देखा जाए तो उसमें शशि शंकर जी और आदरणीय मुरारी तिवारी जी का अहम भूमिका है। मैं उनको सत सत नमन और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके कृपा से मैं आज मुरारी तिवारी जी तो वो अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा चैम्बर का भी उद्घाटन किया था, और वो हर एक नए न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट को दिल्ली में बहुत सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग में हर एक तरीके से जी। तो वो तो है ही अपने आप में बहुत बड़े जी। तो उसके बाद ये पूछना चाहता हूँ कि पेशेंट्स के ऊपर आता हूँ, पेशेंस के ऊपर आ रहा हूँ, जो हम लोगों में होता है कि यार आप लोगों को, एक मिनट, जैसे हम लोगों पे होता है कि यार एक साल में नहीं एग्जाम निकला, हटाओ इसको, नहीं करना है, अब तो बेकार हो गया, लॉ कर ली कुछ नहीं हुआ, फिर नौकरी पे पहुंच जाते हैं, जो मतलब कहीं से भी कुछ ऑप्शन थोड़ा मिले अपनी लाइफ में हार मानने लगते हैं। तो सबसे बड़ा जो आज के सेशन का जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड मैं रखना चाहता हूँ, पेशेंस। तो इन्हों आप देखिए कि 2012 से 2022 तक 10 साल तक पेशेंस रख करके इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेसी करी, बावजूद इसके कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि दिल्ली में कर सकते थे, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम, कहीं पर भी। लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज है, क्यों ऐसा हुआ था, तो फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उन सबको साथ लेकर के चलना, अकेले, आगे पीछे कोई नहीं है, ना इनके फादर थे मतलब मेरे नाना जी, ना नानी, तो जीजा जी मतलब मेरे पापा वगैरह, ये सब मम्मी और मामी सबसे ज्यादा, ये सब लोग सपोर्ट करते थे। और 10 साल तक समझो कि इस होप में थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और इन्होंने कई एग्जाम भी दिए होंगे, 2-3 झारखंड में सिविल जज का एग्जाम 2013 में क्लियर किया था शायद आपने,
15 में दो झारखंड का एग्जाम क्लियर किया, कई बार झारखंड का एग्जाम भी क्लियर किए, लास्ट स्टेज तक पहुंचते थे, लेकिन कुछ रीजंस वहां पे झारखंड का पता है आपको, थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स होती है, उसकी वजह से मैं नहीं बोलना चाहता। तो लेकिन फाइनली इस पेशेंट्स का, ये भी 2017 का एडवर्टीजमेंट था, 5 साल तो एडवर्टीजमेंट में ही लग गए हैं। 2017-19 का एडवर्टीजमेंट था, 2 साल उधर लगे, फिर 3 साल इधर हुआ। और सबसे बड़ी जो आज इम्पोर्टेंट चीज है, जो आज अभी ये पोस्ट इनको मिली है, वो ये चीज कि इस पोस्ट को, इस वैकेंसी को झारखंड सरकार ने विड्रॉ कर लिया था। इसको मतलब आज बच्चों ने, कैंडिडेट्स ने प्री किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया, सारा क्वालिफिकेशन होने के बाद जब मेरिट लिस्ट रिलीज होनी थी तो झारखंड गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन को ही विड्रॉ कर लिया कि नहीं, ऐसा कोई भी हमने नौकरी जो निकाली थी वो खत्म हो गई। तो मतलब उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, कहां से लड़ा। तो हाई कोर्ट में भी जब ऑर्डर हुए कि नहीं भाई, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में झारखंड में जरूरत है प्रोसिक्यूटर्स की, तो झारखंड हाई कोर्ट ने उस फैसले को बोला कि नहीं, हमने फैसला वो गलत दिया था, उसको विड्रॉ करके हम वैकेंसीज को कंटिन्यू करते हैं। और फिर भी नहीं कर रही थी झारखंड गवर्नमेंट, फिर कंटेम्प्ट फाइल करना हाई कोर्ट में पड़ा। तो कंटेम्प्ट फाइल होने के बाद जब झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गुस्सा हुए कि क्या चल रहा है स्टेट में, कैसे लॉ व्यवस्था चलेगी, कैसे कानून चलेगा, तब जाकर के फाइनली इनकी अपॉइंटमेंट अभी हुई। और इतना स्ट्रगल इस अपॉइंटमेंट के लिए, और लक में भी था, किस्मत में भी था कि जिंदगी कितना भी लेट रहे, कितना भी अंधेर रहे, लेकिन कभी ना कभी मिलता ही मिलता है। वो एक पेशेंस के लिए मैं इन शख्स को आपके सामने ला रहा हूँ कि जो पेशेंस, 12 साल का जो पेशेंस था, वो हर किसी में नहीं होता, मेरे में तो बिल्कुल नहीं है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे पेशेंस के ऊपर? देखिए, इंसान जो है वो इंसान का लक्ष्य तभी साध सकता है जब उनके अंदर पेशेंस हो, उनके अंदर सहन शक्ति हो, और वो निरंतर मेहनत और प्रयास करता रहे। 2010 में लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मैं प्रैक्टिस शुरू किया। 2012 में या 13 में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट गया, तो वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था कुशेश्वर सिंकू। कुशेश्वर सिंकू मेरे से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बोला कि योर टोंग इज चेंज। तो मैंने बोला कि यस सर। बोला क्या बात है, कहाँ से पढ़ाई किए हो? बोला सर मैं तो दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ। बोला अच्छा कोई बात नहीं, तो जुडिशरी की तैयारी क्यों नहीं करते? बोला सर अभी तक तो मैंने सोचा नहीं था। तो उन्हीं के मोटिवेशन से 2014 में वैकेंसी आई झारखंड सिविल जज का, और बहुत कम ही समय में, मात्र 6 महीने के समय में मैंने पीटी मेंस निकाला, इंटरव्यू फेस किया 2015 में, लेकिन कुछ नंबरों से छटा। ये सिलसिला मेरा जारी रहा, और 2018 में एपीओ झारखंड की वैकेंसी आई। 20 में पीटी हुआ, 21 में मेंस हुआ, 22 में इंटरव्यू हुआ, और 2023 में फाइनली हम सेलेक्टेड हुए। ये तो बहुत स्वाभाविक की बात है। हमने सोच लिया था कि मेरा मानव जीवन बेकार है, क्योंकि मैं इस अपने मानव जीवन में अपनी माँ की इच्छा पूरा नहीं कर पाया। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही रही कि फाइनली झारखंड एपीओ में सिलेक्शन हुआ, तो मैं अपने स्वर्गवासी माता और पिता को कम से कम सुकून दिया, और मेरा मानव जीवन सफल हुआ कि कम से कम कुछ तो करके दिखाया है। तो ये जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है कि इंसान को अब कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, और अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसको पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के काम करना चाहिए। हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरे माता पिता गुजरने के बाद, मेरी बचपन में ही शादी हो रखी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इन सारे बाधा विघ्नों को चुनते हुए और हर लड़ाई को लड़ते हुए इस मुकाम को हासिल किया। इस मुकाम को हासिल करने में मेरी स्वर्गवासी माँ जो हैं, उनकी तो अहम भूमिका थी, चूँकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, साधारण साक्षर थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा उनकी शिक्षा और इच्छा वैसी थी नहीं। तो मुझे इस लक्ष्य में आगे बढ़ाने के लिए और मुझे सक्सेस दिलाने के लिए 3 देवियाँ जो हैं हमारे जीवन में, एक तो मेरी माँ है, दूसरी मेरी बहन है दीदी, और तीसरा मेरी वाइफ है। यही 3 देवियां हैं, जिन 3 देवियों की कृपा से मैं आज जो भी मुकाम हासिल कर पाया। और दिल्ली के अलावा अपने झारखंड में देखा जाए तो पूरे गिरिडीह जिला जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, पूरे होम डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम है, यश है, कीर्ति है, लोगों का प्यार है, स्नेह है। तो ये सारा जो कृपा है वो सारी कृपा यही 3 देवियों का है। मैं इन तीनों देवियों को
मैं धन्यवाद भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ, क्योंकि इन्हीं के कृपा से। और ये जो बुक है आप देख रहे होंगे, ये वही बुक है, संभाल के रखी हुई है मैंने। ये वही बुक है जिस बुक को मैं पढ़ पढ़ करके लॉ एंट्रेंस पास किया, और ये अब तो फट भी गई है। और इसी किताब को मेरा भांजा एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद मोटिवेट हुआ, और मेरे को रात बेरात जब भी चाहे तब फोन करता, मामा ये कैसे होगा, मामा वो कैसे होगा, बाबू ऐसा होगा ऐसा होगा। तो इसमें इंटरेस्ट जगा। बीटेक करने के बाद इन्होंने टॉप 10 में आया बीटेक में, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से। उसके बाद इसके मन में सवार हुआ कि नहीं, मैं तो जुडिशरी में आऊँगा, मैं भी एडवोकेट बनूंगा। और मेरे मार्गदर्शन में इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, और आज एक सफल एडवोकेट के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और मैं इसको अपना भांजा नहीं, मेरा दिल का टुकड़ा है। और अच्छा, अब ज्यादा मैं प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ कि श्रीकांत मेरा क्या है, मेरा दिल का टुकड़ा है। इस सेशन को लेकर के लास्ट में थोड़ा उस मोमेंट पे जाना चाहते हैं। आजकल के समय में बच्चे के पास हर कुछ होता है, पैसा, फादर का बैकअप, फैमिली का सब कुछ रिसोर्सेज होता है, लेकिन आजकल क्या है कि कोचिंग क्लासेस जो चलती है वो बहुत मिसलीड करती है बच्चों को। खैर उस पर छोड़िए, लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, इन्होंने तो कभी कोई कोचिंग नहीं लिया, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस ही करी 5 साल और कई एग्जाम्स क्वालिफाई किया। तो ये कोचिंग को अगर मैं बात करूँ आपसे कि बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि भाई अभी कुछ नहीं, अभी लॉ करी है, अभी एडमिशन लिया, अभी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, अभी कोचिंग लॉ कंप्लीट हुआ, अभी कोचिंग में एडमिशन, मतलब उनका माइंड प्रिजुडाइज है, प्रीफिक्स्ड है कि अगर आपने कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इस पे आप थोड़ा सा जरा बताइए बच्चों को, और सही से बताइए। देखिए, कोचिंग अभी के ज़माने में देखा जाए तो बच्चों के स्वाभिमान का हनन है। जो बच्चे आत्मविश्वासी नहीं होते हैं, जो बच्चे को इतना स्वाभिमान नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ, वही बच्चे को लगता है कि हमें कोचिंग करना चाहिए। कई सारे ऐसे IAS IPS और जजेस हैं जो निकालते हैं स्वाध्याय करके, उन्हीं में से एक मैं हूँ। मैं मुखर्जी नगर आया था राहुल IAS में मिशन लॉ इंस्टीट्यूट में, तो उनकी इतनी भारी भरकम फीस थी कि मुझे लगा कि मैं खेत बाड़ी बेच करके भी पैसा कर दूँ तो भी मुझे विश्वास नहीं हो पाया कि मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन मेरे जीवन में एक गुरु है, उनका नाम है सर्वर सर। वो सर्वर सॉल्यूशन ऑन लॉ एक इंस्टीट्यूट अपना खोले थे राहुल IAS में, वो पढ़ाते थे, GK, पटना से है, मुजफ्फरपुर से। वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़े मैं उनको सत नमन करता हूँ। वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने में है। मैं जब 2015 में जुडिशरी की तैयारी करने के लिए आया और उनके पास जाकर के चरण छू करके बोला कि सर मेरे को कोचिंग करना है, बोला कोचिंग करना है तो तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है या तुम कोचिंग करोगे? बोला सर मुझे एग्ज़ाम निकालना है। बोला बेटा तुम घर जाओ और तुम अपने से पढ़ाई कर, तू सप्ताह में आया कर मेरे पास, और मैं तो तेरा देखूंगा राइटिंग, उसके बाद में बता दूंगा, तू कर लेगा, मुझे विश्वास है। और उनके कथनानुसार, उनके मार्गदर्शन में मैं 2 महीने में PT निकाला और 5 महीने में मैं तुरंत उसका मेंस निकाला और इंटरव्यू तक पहुंचा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाग्य में उस समय नहीं था लिखा हुआ, इसलिए 2-3 नंबरों से छूटा। और अभी देखो मैं झारखंड हायर जुडिशरी का भी मेंस लिखा हूँ, UP हायर जुडिशरी का भी मेंस लिखा हूँ। तो स्वाध्याय से ही काफ़ी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि हमें कोचिंग जाना पड़े। अवेलेबल मटेरियल अवेलेबल हो, आपका ज्ञान कितना है और आप कितना पेशेंस और कितनी एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात है।